हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि जितनी भी क्लासेस होती हैं आपके इस चैनल पर वह आप सभी की पास उन सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का क्लास में। आज की क्लास के माध्यम से आप संस्कृत विषय का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वह आप पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ डीएलएड के लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपका अगर थर्ड का है तो आपका फर्स्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत है उसको नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में बिल्कुल सेम टॉपिक ही हैं संस्कृत के। ओके, तो इसलिए आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है वह थर्ड सेमेस्टर सेम टॉपिक हैं, सेम पेपर हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं है। कुछ एक प्रश्नों में चेंज है, जैसे आपका संधि हो गया, संधि आपके थर्ड सेमेस्टर में आती है और फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आती है। तो एकाध है तो एकाध आपके प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में। तो आप सभी क्या करिए, क्लास को अंत तक ज़रूर देखेगा, तभी आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। यह देखिए, आपका 2019 का प्रश्न पत्र है, 2019 की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है तृतीय सेमेस्टर का। तो तृतीय सेमेस्टर का देख के आप ये ना समझिए कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमारे लिए नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर सेम ही टॉपिक हैं और यही पेपर बनता है। देखिएगा, पढ़िएगा। इसमें देखिए आपके प्रश्न, आपका पहला है बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, 5 आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है जा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो जा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है तालु है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ है। दीजिए रिप्लाई, फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में बताते हैं हम। तो देखिए, जा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वह आपका आ है, यानी कि तालु है। क्या है? तालु। प्रश्न संख्या 2 है आपका आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है, द्वु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय। आजीवनम, आजीवनम, तो इसमें जो है यह आपका अव्ययीभाव समास है, सा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 3 है आपकी स्क्रीन पर, 3 है आपका आगच्छत रूप है प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, प्रथम एवं मध्यम पुरुष का। आगच्छत, तो आगच्छत जो है यह आपका प्रथम पुरुष का रूप है। किसका? प्रथम पुरुष का, लंग लकार का है। प्रश्न संख्या 4 है आपका सर्वनाम शब्द है पुस्तकम, अरण्यम, सर्वेषु, अश्वा। बताइए, सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वेषु है, सा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 5 है नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है षष्ठी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। तो नद्या में जो विभक्ति है वह आपकी षष्ठी विभक्ति है। आ ऑप्शन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके आज के 5 बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 2019 के प्रश्न पत्र से ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब आप पढ़ने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, कि किस तरह से आपको आंसर देना है और किस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 6 है दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। देखिए, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकाहा सवर्णे दीर्घा। क्या होता है? अकाहा सवर्णे दीर्घा। यह प्रश्न आपका टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही आपके प्रश्न बनते हैं सुपर टेट में ही, और 4 ऑप्शंस दिए होंगे। तो आपका जब परीक्षा में आ जाएगी दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए, तो आप आंसर देके उत्तर डाल के अकाहा सवर्णे दीर्घा लिख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपका सह साकम समम सार्थम
शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? यानी कि सह, साकम, समम, सार्थम, इसमें साथ में, है ना, तो आपका हो गया तृतीया विभक्ति। क्या होगा? तृतीया विभक्ति क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपकी स्क्रीन पर। न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। श्लोकांश का अर्थ है, देखिए यह श्लोक मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया और देखिए थर्ड सेमेस्टर में भी है आपके। तो न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, लोकांश का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ होता है सज्जन पुरुष न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वह न्याय के मार्ग पर चलते हैं, वह कभी विचलित नहीं होते। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है। 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो 21 को लिख सकते हैं एक विंशति। क्या लिखते हैं? एक विंशति। प्रश्न संख्या 10 है। सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा? तो सप्ताध्यायी यानी कि 7 अध्याय, तो इसमें है आपका द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 11 है। अस्मत् शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो अस्मत् शब्द के जो द्वितीय विभक्ति के तीनों रूप हैं ये देखिए इस प्रकार हैं। आपको उत्तर डाल के ऐसे ही लिखना है कि माम, आवाम, अस्माम, माम, आवाम, अस्माद, अस्मान। ये आपके इस तरह से रूप आपको उत्तर देना है। तो ये देखिए ये आपके हो गए 6 अतिलघुत्तरीय प्रश्न, 5 आपके बहुरूपी प्रश्न हो गए, यानी कि 11 प्रश्न कुल हो गए। तो 11 प्रश्नों तक आपके 11 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके 2-2 नंबर के होंगे। कितने के? 2-2 नंबर के होंगे। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 12 दिया है। गम धातु का लिट लकार का रूप लिखिए। तो गम धातु का लिट लकार का लिखेंगे गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यत्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यता, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामा। ये आपका गम धातु के लट लकार के रूप हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में भाव स्पष्ट करिए। पृथिव्या लीनी रत्नानि जलमन्नम सुवास्तम मून पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इस श्लोक का जो अर्थ है, देखिए उत्तर डाल को सिर्फ लिखना है, आपको श्लोक नहीं लिखना है अपनी उत्तर पत्रिका पर, कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। जल, अन्न, अच्छे वचन। यानी कि जल है यानी कि अच्छा खाना, अन्न यानी कि अच्छा अन्न हो, अच्छे वचन यानी कि अच्छा बोलना चाहिए। फिर भी मूर्ख पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। यानी कि पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसे मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? रत्न बोलते हैं, रत्न मानते हैं, रत्न कहते हैं। इस श्लोक का यह अर्थ था। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है आपका। संस्कृत में सस्वर वाचन की क्या उपयोगिता है? देखिए इसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं अपने माइंड से, है ना। कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए वैदिक काल में ही संस्कृत ध्वनियों में शुद्ध उच्चारण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा का ध्वनि शास्त्र यानी कि वेदांग के एक रूप में गंभीर अध्ययन होता था। वेदांग में उच्चारण स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, शुद्धोच्चारण के नियम, वाक्यों का शब्दों का विश्लेषण, पदच्छेद आदि सम्मिलित थे। अन्य भाषाओं में भी उच्चारण का अपना भेद है, किंतु संस्कृत में इसका विशेष महत्व होता है। किसका? संस्कृत में इसका महत्व होता है सस्वर वाचन का, है ना। जिसकी महत्ता संस्कृत में है उतनी किसी अन्य भाषा में नहीं है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाकाव्य में स्पष्ट लिखा, जिसका अभिप्राय है कि एक भी शब्द अच्छी तरह जाना हुआ और अच्छी तरह प्रयोग किया हुआ इसे लोक की और परलौकिक कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। क्या होता है? पूर्ति करने वाला होता है। यही है आपका श्लोक, श्लोक का नहीं, संस्कृत में सस्वर वाचन का उपयोगिता का आशय। आप अपने तरफ से बना के लिख सकते हैं, बाकी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, ज़्यादा कॉपियाँ नहीं भरनी है, ना आपको ज़्यादा लॉन्ग आंसर करना है। देखिए इनके कुछ वो देख लीजिए पॉइंट भी, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विद्यालयों में इस दृष्टि से कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अशुद्ध उच्चारण के अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अतः इनके शुद्ध रूप को ही प्रयुक्त
प्रयुक्त करने को प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे सकल का अर्थ है संपूर्ण और सकल का अर्थ है एक टुकड़ा, तो आपको शुद्ध उच्चारण ही करना है, शुद्ध पतन रखना है। यानी कि यदि किसी को सकल बोला जाए तो अर्थ में सूरत होगा या फिर उसका टुकड़ा होगा। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न नहीं है आपका, पॉइंट है, संस्कृत के लिए उच्चारण का बहुत महत्व है, इस पर ध्यान न देने से उनका संस्कृत रूप ही समाप्त हो जाएगा, है ना। संस्कृत रूप क्या है, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में पॉइंट आपका 3 है, प्रारंभिक स्तर से ही माता पिता तथा शिक्षकों को शुद्धोच्चारण के स्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका यदि अभ्यास हो जाएगा तो परिवर्तन में बहुत कठिनाई होगी। इस तरह से आप पॉइंट को लिख लीजिएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपका, 17 से 20 तक की संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो 17 का होता है सप्तदशा, 18 का अष्टादशा, 19 का एकोनविंशति, 20 का विंशति। तो यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है, आपको इतना नॉर्मल सा पेपर है, आप 2 नंबर प्राप्त करेंगे और प्राप्त करके आएंगे। प्रश्न संख्या 16 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो कबूतर, परमल, जामुन, कटहल, तोता, गिलहरी। तो कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोताः, जामुन को कहते हैं जम्बूफलम, तोता को कहते हैं सुकाः, परमल को कहते हैं पटोलाः, कटहल को कहते हैं पनशम, गिलहरी को कहते हैं चिक्रोड़। तो ये आपके क्या हो गए, संस्कृत नाम हो गए। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। देखिए, अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि अपादान कारक पंचमी विभक्ति यानी कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होना है उसे अपादान कहते हैं। यह हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो यह आपका है अपादान कारक। इसके बाद 8 देखिए, 8 में आपको सिर्फ वाक्य ही वाक्य बनाने हैं। अगर आपसे वाक्य पूछ दिए गए तो आप वाक्यों को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला वाक्य है, तुम सब कहाँ जाते हो। तुम सब कहाँ जाते हो, यानी कि तुम सब यानी कि यूयम, कहाँ हो गया कुत्र, जाते हो गच्छत, यानी कि तुम सब कहाँ जाते हो, यूयम कुत्र गच्छत। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है आपका, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गया। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गया, यानी कि रामेन सह लक्ष्मणम अपि वनम आगच्छत। क्या है, संबंध कारक है। इसमें आपका है तीसरे में, सूर्य को नमस्कार। तो सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, यानी कर्ता ने कर्म को, तो इसमें आपका क्या होगा, कर्म कारक होगा, क्योंकि सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहा है, इस वजह से। चौथा है आपका, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ये आपका अपादान कारक है। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके आज के जो 2019 का पेपर है उसका एनालिसिस। तो आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास के बाद में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर है, आपके लिए बहुत ही काम आएगा। जो प्रैक्टिस पेपर है, पुराना पेपर है, वह आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वह टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपकी सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, 9 बजे आपकी हिंदी की होती है, 4 बजे आपकी मैथ की होती है, 4 बजे आपकी संस्कृत की होती है, 6 बजे मैथ की होती है, रात 10 बजे GK GS की होती है। ओके, तो आप सभी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर डेली क्लासेस का लिंक और PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है। देखिए, ट्विटर पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज से और टेलीग्राम चैनल पर। ओके।
क्या हो गया। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में।